Hello and welcome to my YouTube channel ISC Madam. I am Pragati and we are back with our last part of ISC previous year economics paper 2019 solved. सो हम लोग सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को कर रहे थे जिसमें हमने पार्ट 1 को अच्छे से समझा कि जिसमें 10 क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के, उनको कैसे आंसर करना है, एकदम फ्रेमवर्क, उसका कीवर्ड्स यूज करना, हाउ डू यू एक्चुअली ऑर्गेनाइज एंड राइट द आंसर. अब हम लेकर आ गए हैं पार्ट 2 को. पार्ट 2 भी मैंने डिस्कस कर लिया है जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. इसमें हमने देखा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस रहते हैं जहाँ पे 3-3-6 मार्क्स का इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. 3-3-6 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का है. सो ये वाले को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दैट्स व्हाट विल गेट टू नो. तो हम लोग 3-3-6 का भी पैटर्न हम लोग समझ चुके हैं कि 3 मार्क्स वाले को कैसे सॉल्व करना है और 6 मार्क्स वाले को कैसे लिखना है प्रॉपरली, डायग्राम ड्रॉ करके एंड एक्सप्लेन करके. एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, जिसमें मैं स्लो करी थी पिछले क्लास में. 3 ही आंसर हम लोग कर पाए थे डिस्कस. आज हम लोग रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस उसको अच्छे से 5 क्वेश्चंस, सॉरी 5, 6, 7, 8 एंड 9, 5 क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं जिनको हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में. ओके, सो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. एंड which says discuss, first one says discuss any 2 exceptions to the law of demand. very important, जो कि मैंने आपको कल ही बोला था कि गिफन गुड्स के बारे में जैसे भी पूछा जाता है. एंड ये देखिए आज ही क्वेश्चन नंबर 5 में इसको पूछ लिया गया. 2 exceptions to the law of demand are as follows. first is giffen goods. सबसे पहला है giffen goods. giffen goods के बारे में मैंने आपको कल ही थोड़ा सा बताया था, आज और थोड़ा सा बता देते. giffen goods refers to the goods for which the demand increases as the price of the good increases. तो क्या बोल रहा है, डिमांड इंक्रीजेज. डिमांड क्या होता है, इंक्रीज करता है जैसे ही प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ एन एसेंशियल गुड सच एज व्हीट इंक्रीजेज, कंज्यूमर विथ लोअर इनकम्स आर लेफ्ट विथ लेस मनी टू बाई अदर एक्सपेंसिव गुड्स, दे आर फोर्स्ड टू कंज्यूम मोर व्हीट. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, गिफन गुड्स ऐसा होता है, गिफन गुड्स ऐसा है कि जो एसेंशियल गुड्स है, बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि नमक, सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है जिसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो व्हाट डू यू डू, व्हेन यू हैव नो अदर ऑप्शन, सॉल्ट चाहे कितने ही रुपए का क्यों ना हो, यू टेंड टू परचेज दैट. सॉल्ट जितने ही प्राइस बढ़ क्यों ना जाए सॉल्ट का, तो आप उसको फिर भी खरीदेंगे, राइट. सो सेम थिंग इसमें बोल रहा है, गिफन गुड्स यही होता है कि चाहे आपका इनकम बढ़े या घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक चीज से जो फर्क पड़ता है वो है कि आपका अगर कोई एसेंशियल गुड्स है उसका प्राइस बढ़ता है तो डेफिनेटली आप उसका डिमांड भी इंक्रीज कर देंगे, आप उनको खरीदेंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है. आप अपना दूसरा चीजों को कट डाउन करके सॉल्ट खरीदेंगे बिकॉज सॉल्ट इज अ नेसेसरी थिंग. सो ये हो गया गिफन गुड्स. और वेबलिन गुड्स क्या है, वेबलिन गुड्स है जो कि आप वेबलिन गुड्स आर गुड्स फॉर विच द डिमांड टेंड्स टू इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीजेस. वेबलिन इफेक्ट मतलब जैसे कि जिसका हाई प्रेस्टीज वैल्यू है, लग्जरियस, जैसे कि शो ऑफ के लिए लोग बहुत होते हैं, जो लोग बोलते हैं कि नया जैसे ही आईफोन का न्यू वर्जन लॉन्च होता है, जैसे आईफोन 12 प्रो मैक्स जो भी नया अभी लॉन्च हुआ है, 1.5 लाख 2 लाख जो भी इनका प्राइसेस होता है, वो खरीदने को उत्सुक हो जाते हैं. द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे गो एंड परचेज, ताकि वो लोग शो ऑफ कर पाए कि वी आर अमॉन्ग द फर्स्ट फ्यू पीपल हु हैव बॉट दिस फोन. सो ये होता है वेबलिन गुड्स. यहाँ पे आपका डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड घट जाता है, ये वाला चीज यहाँ पे होल्ड नहीं करता है. ओके, सो दीज आर द 2 एक्सेप्शंस जिसके बारे में बोल रहे हैं. और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस आपके बुक में दिए हुए हैं, आप इन्हीं 2 को लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म गिवन बिलो. ये तो बहुत इजी है, ये आपके बुक में एकदम टेबल ही बना हुआ है, आप लोग को कैसे सॉल्व करना है ये बताया गया है. 0, 1, 2, 3 दीज आर द आउटपुट. टोटल कॉस्ट दे दिया गया है 30, 90, 110, 120. इससे आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, कैलकुलेट करना है. सो हियर यू जस्ट मेक अ टेबल, एक टेबल बना लीजिए. 0, 1, 2, 3, 30, 90, 110, 120. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है फॉर ऑल द ईयर, ऑल द आउटपुट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, TFC बाई क्वांटिटी और TFC बाई Q. तो ये कैसे होगा, 30/0 कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा
30 by 1 that is 30 by 2 which is 15 and 30 by 3 which is 10. एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? सेम, टोटल कॉस्ट बाय क्यू. ये निकला था AFC निकला था TFC बाई क्यू, और टोटल एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? TC बाई क्यू. तो 30 by 0 कुछ नहीं, 90 by 1 90, 110 by 2 is 55 एंड यहाँ पे 120 by 3 is 40. राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? राइट, मार्जिनल कॉस्ट निकलता है इसका माइनस करके. राइट, दैट इज पहला वाला TCN - 1 बाई TCN - 1. तो यहाँ पे 90 - 30 is 60, फिर 110 - 90 is 20, 120 - 110 is 10. So that's how you take out the numbers. MC marginal cost ऐसे निकलता है, and TVC क्या हो जाएगा? TC minus TFC. तो आप सारा कुछ निकाल लिए. TC is total cost 30 minus TFC is 30, so it's 0. 90 minus 30 is 60, 110 minus 30 is 80, and 120 minus 30 is 90. So that's how you take out. Right? Okay, great. Next क्या है? Next हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेज अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन MR इक्वल्स MC. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो इक्विलिब्रियम होता है जब MR इक्वल्स MC होता है. ये हम लोग पिछले क्लास में भी एक आंसर में डिस्कस किए थे. इसको एग्जाम्पल, इसको डायग्राम के वाया आपको एक्सप्लेन करना है. अगर आप लोग नोटिस किए हो तो आपको पता पड़ेगा कि जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसमें जनरली इन लोग चाह रहे हैं कि आप कुछ भी एक्सप्लेन करके डायग्राम जरूर ड्रॉ करो, क्योंकि जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो ना तो आपका वहां पे ही 2-3 मार्क्स ऐसे ही मिल जाता है. रेस्ट ऑफ द मार्क्स जो 2-3 मार्क्स है वो आपके एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है. जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन होता है वो बेसिकली आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो कि MR इक्वल्स MC जो इक्विलिब्रियम है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो 4-5 लाइन में. देन यू ड्रॉ द डायग्राम, एंड जो सेकेंड पैराग्राफ होता है जो डायग्राम के बाद आप मेंशन करते हो वो बेसिकली आपके डायग्राम पे बेस्ड होता है. आप जो डायग्राम में नंबर्स और वेरिएबल्स देते हो उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है अपने सेकेंड पैराग्राफ में. दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ 6 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डायग्राम पूछता है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पूछता है. तो दैट्स हाउ यू राइट इट एंड ऑर्गेनाइज इट. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोड्यूसर्स आर एट इक्विलिब्रियम व्हेन दे अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज द difference between total revenue and the total cost is the highest. According to marginal revenue and marginal cost approach, producers are in equilibrium when MR equals MC and MC intersects MR from below. तो क्या होता है? MC कट करता है below से, right? फिर क्या है? MR is the additional output earned selling one more unit of output. MC is the additional cost incurred by producing one more unit of output. Producers compare MR and MC to maximize profit. ठीक है, MR और MC को क्यों कंपेयर करते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के साथ करने से पता पड़ जाता है कि आप लोग कितना प्रॉफिट अर्न किए हो. इट इज प्रॉफिटेबल फॉर प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस एंड सेल एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट एज लॉन्ग एज द एडिशनल रेवेन्यू अर्नड is greater than the additional cost incurred. राइट, तो आपका क्या बोल रहा है? ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि अगर रेवेन्यू ज्यादा अर्न हो रहा है देन हम लोग का जो कॉस्ट लग रहा है तो हम लोग तब तक प्रॉफिट कमा रहे हैं. दैट इज प्रॉफिटेबल. कि जब जब रेवेन्यू ज्यादा है मतलब आप अर्न ज्यादा कर रहे हो और आपका खर्चा कम हो रहा है तो ऑब्वियसली यू आर अर्निंग प्रॉफिट. तो दिस इज व्हाट दे हैड ट्राइड टू एक्सप्लेन इन दिस पैराग्राफ, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स लेकर. एंड देन आप डायग्राम करोगे ये वाला जहाँ पे ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला है, जहाँ पे P इक्वल्स AR इक्वल्स टू MR, जहाँ पे MC कट कर रहा है, 2 पॉइंट है A एंड A डैश एंड Q and Q dash. इसको एक्सप्लेन करना है इन द डायग्राम. द क्वांटिटी इज शोन ऑन द X एक्सिस एंड रेवेन्यू इज शोन ऑन द Y एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे बता दिया X एक्सिस पे क्या लिए हो, Y एक्सिस पे क्या लिए हो. एंड MC इज U shaped and AR equals MR. MR is equal to MC at 2 points. यहाँ पे MR equals MC, यहाँ पे ये MR का लाइन है, ये MC है. 2 पॉइंट पे इक्वल हो रहे हैं, एक A पे और एक A डैश पे, इसको मेंशन करना है. फिर however the profit is maximized as A डैश पे प्रॉफिट मैक्सिमम है which corresponds to a output level of OQ डैश. इस पॉइंट पे OQ डैश पॉइंट पे क्या है? OQ ये जो OQ, ये O
और ये Q, इस वाले पॉइंट पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे आपका आउटपुट मैक्सिमम है, ये लिखा है। एंड बिटवीन द आउटपुट लेवल ऑफ OQ एंड OQ डैश MR इज ग्रेटर देन MC। MR देखिए बड़ा है, MR बड़ा है और MC क्या है, छोटा है, नीचे से है, इसीलिए MR इज ग्रेटर देन MC इस पर्टिकुलर रीजन में, इन दिस रीजन, राइट। देन क्या बोल रहा है, therefore it is profitable for the firm to produce additional output, therefore producers are, क्योंकि MC छोटा है मतलब मार्जिनल कॉस्ट कम लग रहा है आपका, पर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो इस वाले जो रीजन है ना, ये वाले रीजन पे आप प्रोड्यूस ज्यादा करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, खर्चा कम लग रहा है और रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए MC कर्व छोटा है एंड MR कर्व ज्यादा है, इस वजह से, राइट। देन क्या बोल रहा है, therefore producers are at equilibrium when MR equals MC and MC intersects the MR curve from below after the output level OQ dash MC is greater than MR, therefore if producer continue to produce beyond OQ they will incur losses। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर वो OQ डैश के बाद प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ पे MC बड़ा हो गया और MR क्या हो गया, छोटा हो गया। देयरफॉर यहाँ पे वो अगर प्रोड्यूस किया, इस लेवल के बाद में अगर वो प्रोड्यूस किया तो उसको लॉस होगा, इसके पहले बीच में किया तो उसको प्रॉफिट होगा। दिस इज व्हाट दे ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस डायग्राम। ये पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें A नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कैसे फिस्कल पॉलिसी में पब्लिक एक्सपेंडिचर को यूज कर सकते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स, सब्सिडीज, रिलीफ वर्क्स एंड ट्रांसफर पेमेंट। सच एक्सपेंडिचर्स हेल्प इन जनरेटिंग इनकम एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इनकम गैप इन सोसाइटी। ओके, ये हो गया इनकम। तो इसमें सबसे पहले क्या है, दूसरा है, एक है इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी के बारे में इसमें बताया है। और नेक्स्ट वाला बताया गया है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन ऑकर्स when there is increased spending in the economy. To control inflation, government can lower public expenditure. तो जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा तो एक्सपेंडिचर क्या कर देगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगा। This results in the reduction in aggregate demand, which helps in controlling inflationary pressure. Controlling aggregate demand leads to lower growth and hence lower inflation. Great. Next question, B. Differentiate between the revenue and capital components of union budget. रेवेन्यू कंपोनेंट एंड कैपिटल कंपोनेंट, ये सब चीज काफी डायरेक्ट है क्वेश्चन बुक में से। स्टिल आई विल रीड इट आउट टू यू, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको बुक से अच्छे से पढ़े होंगे। ओके, द रेवेन्यू कंपोनेंट ऑफ द यूनियन बजट comprises revenue receipts and revenue expenditures of the government. The revenue receipts include revenue generated from tax, मतलब गवर्नमेंट का कहाँ से इनकम हो रहा है, ये चीज आपको इसमें बताना है। ये रेवेन्यू इनकम मतलब रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को कर रहा है। एंड इंटरेस्ट रिसीट्स, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें इनकम कौन कौन सा है और एक्सपेंडिचर कौन कौन सा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। तो गवर्नमेंट का खर्चा क्या क्या है, ये सारा, और गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आता है, ये सबसे। ओके, और कैपिटल कंपोनेंट ऑफ यूनियन बजट कंप्राइजेस कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है ये भी बताना है। द कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड्स लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड सेलिंग ऑफ इट्स शेयर्स बाय द गवर्नमेंट। और एक्सपेंडिचर क्या है, परचेजेस ऑफ शेयर, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये है गवर्नमेंट का मेन एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, देन क्या है, द रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट रिड्यूस द फाइनेंशियल एसेट्स और क्रिएट एनी लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट। मतलब ये क्या, रेवेन्यू और कैपिटल में आपको पता ही है, रेवेन्यू छोटा मोटा खर्चा, डेली एक्सपेंडिचर्स या शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स, बट कैपिटल इज जो आप लॉन्ग टर्म करते हो, लॉन्ग टर्म खर्चा हो गया आपका, या लॉन्ग टर्म आपका एक असेट क्रिएट हो गया, तो ये आपका हो जाता है कैपिटल वाला। द कैपिटल रिसीट्स रिड्यूसेस financial assets and create liabilities for the government. The capital expenditure create assets for the government. तो आप जो कैपिटल खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जैसे कि आप कोई बड़ा सा मशीन या कुछ ज़रूरत का सामान गवर्नमेंट अगर इंडिया के लिए खरीदती है जो कि उसका असेट बन जाता है, और अगर गवर्नमेंट कुछ रिसीट्स मतलब कुछ अगर कहीं पे पैसा कहीं से ले रही है
तो इसका मतलब वो लोन ले रही है, लंबा लोन लेती है, तो फिर वो लाइबिलिटी बन जाता है गवर्नमेंट का। करेक्ट, समझ में आ गया? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ब्रीफली डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो चैप्टर्स है ये मेनली अब, हाँ, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर्स के बारे में दे आर टॉकिंग। अभी तक हम लोग मेन माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग थोड़ा सा नेशनल इनकम एंड ये सब वाले पार्ट में हम लोग आ गए हैं, मैक्रो वाले पार्ट में, राइट। द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर एज फॉलोज। करेंट अकाउंट, हाँ, करेंट अकाउंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो चीज आता है, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या है? द करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स and services and unilateral transfers from and to the rest of the world. The current account of BOP records the following components. कौन-कौन सा components करता है? Visible trade, invisible trade, unilateral transfers to and from abroad, and income receipts and payments. Clear? Capital account क्या है? Capital account of balance of payment record all transactions of a country that alter the status of assets and liabilities of a country. The capital account of BOP records the following components. कौन कौन सा करता है? Loans to and borrowing from abroad, investment to and from abroad, and autonomous and accommodating items. So these were the three components of capital account. Okay, clear? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए ये 6 मार्क्स का था, बट इसमें आपको ये 6 मार्क्स का दिखाने के लिए आपको करंट अकाउंट के अंदर भी आपको एक्सप्लेनेशंस करने पड़े हैं, सो दैट मेक्स इट 6 मार्क्स। ये देखिए 6 मार्क्स के लिए ये लोग कितना एक्सप्लेन किए हैं। सो यू हैव टू डू द सेम थिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं था, सो यू हैव टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन पार्ट्स, सब पार्ट्स, एंड उसके सब पार्ट्स में भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज डिस्कस एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट क्रिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि पूछा जाता है काफ़ी आप लोगों के एग्जाम में। क्रेडिट क्रिएशन मनी वाले जो टॉपिक्स है उसमें से, सो ज़रूर करिएगा इसको। क्रेडिट क्रिएशन, इसमें लिमिटेशंस लिखने हैं, मतलब ड्रॉबैक्स लिखने ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस। पहला क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। सो दो कमर्शियल बैंक्स create credit, the circulation of credit is controlled by the central bank in an economy. The central bank uses various techniques to control credit circulation from time to time and thus influence commercial banks capacity to create credit. ठीक है। सेकेंड क्या है? Borrowing habits of people. Commercial banks have sufficient funds to lend. However, not everyone in the economy borrows from the banks. If fewer people borrow money from banks, lesser credit is created by commercial banks. तो लोग borrow करने वाले, उधार लेने वाले हैं बहुत लोग, पर सब बैंक से नहीं लेते जल्दी से, क्योंकि इतना सारा बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, पेपर वर्क्स होता है, विच मैनी पीपल ट्राइज टू अवॉइड। सो बहुत जन ऐसे होते हैं जो बैंक से नहीं करवाते, एंड दस कि लोग क्या हो जाता है, क्रेडिट क्रिएशन लेस होता है देन एक्सपेक्टेड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पी क्वेश्चन, एक्सप्लेन 2 सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो ये देखिए, ये पूरा थ्योरी चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पे आपको कोई डायग्राम कुछ नहीं, आप डायरेक्ट बुक से पढ़िए और वहाँ पे जाके लिख के आइए, ऐसा है ये। क्योंकि ये चैप्टर्स में जनरली कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है, ज़्यादा समझने का बहुत कम होता है और पढ़ के जाने का ज़्यादा होता है इसमें। सो यू हैव टू जस्ट लर्न दिस चैप्टर्स। अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो गो फॉर दीज चैप्टर्स, अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो गो फॉर द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। जैसे कि आप देखें काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड, जिसमें डायग्राम बना बना के एक्सप्लेन करना होता है, तो वो करिए। तो आप चूज़ कर लीजिए, जैसे 2, 3, 4 में हम लोगों 2, 3, 4 एंड 5 ऑल्सो 2, 3, 4, 5 को हम लोगों ने पूरा अच्छे से समझा। तो देखिए 5 क्वेश्चंस करने, जिसमें से 4 क्वेश्चंस पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड था, और अभी जो हम लोगों ने किया 6 और 7 दोनों थ्योरी बेस्ड था। तो आप ऐसे ही प्रिपेयर करके जाइए, आइदर गो फॉर द प्रैक्टिकल वंस और गो फॉर द थ्योरी वंस। अगर आप प्रैक्टिकल चैप्टर्स कर रहे हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो आपका बिल्कुल क्लियर है, उसमें कॉन्सेप्ट कहीं डाउट नहीं है, ताकि आप डायग्राम, उसको एक्सप्लेन, उसको मार्किंग्स सब अच्छे से कर पाओ, जहाँ पे आपको 3, 3, 6 पूरा मिले। और अगर आप थ्योरी पार्ट में लर्न करने में अच्छे हो
तो गो फॉर दीज क्वेश्चंस जहाँ पे 6, 7, 8 ये सब में पूरा थ्योरी पार्ट आएगा। तो ये अगर आपका अच्छा है तो आप इस पे जाइए, इस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, बट सेकेंड पार्ट में यू हैव द चॉइस टू चूज फ्रॉम सो मेनी क्वेश्चंस, फ्रॉम 8 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5, जिसमें से 4 क्वेश्चंस तो पक्का ऐसे हैं कि आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी, चूज वन एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाइए। सो इसका बी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 2 सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, सबसे पहला स्टोर ऑफ वैल्यू, देन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, एंड ये है 2, आपको 3 मार्क्स के 2 ही लिखने बोले हैं, तो 2 सेकेंडरी फंक्शंस, ये डायरेक्टली बुक से है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। डिस्कस एनी 2 आप लोग जरूर रीड करिएगा एक बार, ताकि आपको आइडिया लग जाए, है डायरेक्ट बुक से। ओके, डिस्कस एनी 2 क्वालिटेटिव मेथड्स एंड एनी 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज बाय द सेंट्रल बैंक। 2 क्वालिटेटिव और 2 क्वांटिटेटिव करना है 6 मार्क्स के लिए। ओके, तो जब लिख ही दिया है कि 2 करने हैं, तो आपको 6 मार्क्स के लिए जरूरी नहीं है कि 3 करके उसको 6 करें, क्योंकि जब पूछा ही है 2, तो मेक इट सिंपल 2, जस्ट एक्सप्लेनेशन अच्छे से दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, 2 क्वालिटेटिव मेथड्स आर मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स, सबसे पहले लिख दीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द गैप बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर अ लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन प्रोवाइडेड। सपोज एन इंडिविजुअल, इसमें देखिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया है वो, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिटेटिव कंट्रोल कैसे है, वो क्वालिटेटिव मेथड कैसे है, ये भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सपोज एन इंडिविजुअल प्रोवाइड्स कोलैटरल वर्थ ₹100 to the bank and the bank grants a loan of ₹80 to the person. Here the margin requirement is 20%. If the central bank wants to lower the credit flow in the economy, the central bank increases the margin requirement. To increase the credit flow in the economy, the margin requirement is lowered. सेकेंड क्या है, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या है, वो लिख दीजिए, टू इम्पोजिंग अ कोटा ऑन लोन्स फॉर सर्टेन एक्टिविटीज। दिस मेजर इज यूज्ड व्हेन द सेंट्रल बैंक वांट्स टू चेक द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन सम पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज। ये आप थोड़ा सा बुक के लैंग्वेज में ही जितना हो सके उतना लिखिए। देन क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स दो क्या हो जाएगा, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन और एक CRR, SLR, कुछ भी 2, एनी 2 यू हैव टू राइट, देयर आर मेनी गिवन क्वांटिटेटिव मेजर्स, कोई किन्हीं 2 को लिखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और यहाँ पे CRR, कैश रिजर्व रेशियो दिया है, आप SLR भी लिख सकते हो, जो आपको उस टाइम स्ट्राइक करे लिख दीजिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज A, what is meant by average propensity to consume? Explain its relationship with average propensity to save. Average propensity to consume है के बारे में पूछा है, and then बता रहा है कि उसका relationship with average propensity to save. Okay. Average propensity to consume is equal to C by Y. C आपको लिखना पड़ेगा, C is consumption, Y is level of income. ये तो अब मैंने इतने बार बोल दिया है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, C Y का आप लिखो, क्योंकि टीचर को आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। तो APC क्या है, APC indicates the percentage of income spent in the form of consumption expenditure in an economy. Consumption expenditure, okay? If the income of an economy is 100 crores and the consumption expenditure is 65 crores, then APC is equal to 65 by 100. That is यहाँ पे consumption by income कितना है, 100 रुपए, 100 crores, sorry, 65 crores by 100 crores, which is 0.65. In this example, 65% of the economy income is the economy. In the economy is spent in the form of consumption expenditure. The relationship between APC and APS is described below. इसका आपको जो relationship है वो यहाँ पे बताया गया, APS is S by Y and APC was C by Y. Where हाँ यहाँ पे S is what, Y is what लिख दीजिए. We know that Y is equal to C plus S. मतलब यहाँ पे income equals to consumption plus saving. आपका income में से ही तो आप कुछ consume कर जाते हो और कुछ आप save करते हो, right? जो आपका इनकम होता है उसमें से आप कुछ आप कुछ क्या करते हो, कुछ आप इनकम करते हो और कुछ आप सेव करते हो, दैट बिकम्स योर इनकम। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय y थ्रू आउट, 1 इक्वल्स टू C by Y प्लस S by, मतलब y को y से ही डिवाइड कर दिया, तो y by y क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे C by Y प्लस S by Y,
विच इज 1 इक्वल्स APC, C बाई वाई क्या था APC और S बाई वाई क्या था APS। thus ये मिल गया हम लोग को इसके बीच में रिलेशनशिप। द सम ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छा था, इजी था, ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा नहीं था, बट बहुत अच्छा था। एक बार जान लोगे तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन करके 3 मार्क्स ले सकते हो। डिस्कस एनी 2 फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन एन इकोनॉमी। तो फिस्कल मेजर्स क्या क्या है ये भी डायरेक्टली आपको एक बुक से ही दिया गया है। सबसे पहला इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दो। दूसरा क्या है डिक्रीज इन टैक्सेस, और तीसरा क्या है सेव। बस 2 ही लिखने थे तो 2 हम लोग मेंशन कर दिए। डायरेक्ट बुक से है, रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट बुक का आंसर है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये भी बुक से ही है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप ये वाला पोर्शन पढ़ के जा रहे हैं और आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का जो भी रिलेशनशिप है ये पूछता है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन तीनों का जनरली इन लोग पूछते हैं। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, दैट इज S इज इक्वल टू FY फंक्शन ऑफ Y। S सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y is income. Saving is a positively related to income, so the saving curve is upward sloping. देखो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो आप सेविंग भी बढ़ा दोगे, राइट? एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम सेविंग कैन बी नेगेटिव। मतलब जब आपका इनकम बहुत कम रहता है तब आप सेविंग बिल्कुल ना बराबर करोगे, क्योंकि कंज्यूम कर लोगे तो आपका सेविंग कम होएगा। दिस इज बिकॉज एट लो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन कैन बी मोर देन इनकम एंड देयर कैन बी डिस सेविंग इन द इकोनॉमी। वी विल कंसिडर द investment to be autonomous and the investment curve is horizontal line parallel to x axis. That's it. इसको डायग्राम को ड्रॉ करना है, बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं देखने लायक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम जब एकदम जीरो पे है, अगर इनकम जीरो पे है तो सेविंग को नेगेटिव क्यों किया हुआ है? क्योंकि अगर इनकम जीरो है, अगर आप इनकम कर ही नहीं रहे हो तो आप सेव क्या करोगे? समझ में आया? इसीलिए सेविंग नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए यहां से दिखाया गया है। इन द डायग्राम पॉइंट E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर S इज इक्वल टू I। ये पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, बिकॉज ये 6 मार्क्स का है तो आपको S अगर ग्रेटर देन I होता है तब क्या होता है, X अगर लेस देन I होता है तब क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन करना है, राइट? नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड है, पूरा ही क्वेश्चन नंबर 9। Draw a well-labeled diagram to show a circular flow of income in 2-sector model। कुछ भी पूछ सकता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सेक्टर 3 सेक्टर मॉडल, ये सब बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, हर साल का है तो ज़रूर करिए। What happens to the flow of income when savings equal investment? तो ये वाला भी उसका और उसका मिक्स करके दे दिया। तो यहाँ पे आपको 2 सेक्टर डायग्राम आपको करना है और एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, जो भी आप बनाए हो उसको। और यहाँ पे बताना है मनी फ्लोज फ्रॉम फंड्स टू हाउसहोल्ड एज पेमेंट्स टू फैक्टर इनपुट्स एंड देन मनी फ्लोज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स, देयरफॉर देयर इज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अब इसको S और I मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट के मॉडल में कैसे एक्सप्लेन करोगे? व्हेन सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट इन अ 2 सेक्टर मॉडल, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी कंटिन्यूज unabated. The withdrawal of money from the income stream by saving should be offset by the injection of money through investment expenditure. A constant money income flow in an economy is to be obtained when planned savings equals planned investment. क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसे आपको आंसर को लिखना है। मतलब यहाँ पे आपको यही वाला जो है 2 सेक्टर मॉडल के ही रेस्पेक्ट में इसके ही रेफरेंस लेकर आपको सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करना था। दैट वाज 3 मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक वेलफेयर? एक्सप्लेन हाउ जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है और जीडीपी उससे कैसे रिलेटेड है? तो इकोनॉमिक वेलफेयर रेफर्स टू द level of prosperity and quality of living standards in an economy. So basically ये पूरा 1 मार्क्स का है, बाकी ये कैसे जीडीपी से रिलेटेड है वो नेक्स्ट 2 मार्क्स का है। सो दिस इज टोटल ऑफ 3 मार्क्स। इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी मेजर्ड थ्रू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज जीडीपी। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, आपके देश के लोग अच्छे से कमा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो आपका इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। इसको बहुत सारे फैक्टर्स से जज किया जाता है। जीडीपी एंड अदर इंडिकेट्स
indicators which reflect the standard of living of people through the level of, इस कैसे पता चलता है, लिटरेसी लेवल से पता चलता है, हेल्थ कैसा है लोगों का, एंड क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब क्लाइमेट कैसा रहता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रॉपरली होता है कि नहीं, ऑल दोज फैक्टर्स. GDP is not robust measure of economic welfare. GDP is an indicator of the standard of living of people in a country. GDP does not directly account for leisure, level of literacy and health, environmental quality changes in inequality of income, improvements in technology. However, GDP tends to have a positive relationship with factors that indicate economic welfare. So higher GDP is likely to indicate a higher standard of living and economic welfare. ये लास्ट लाइन एक्सप्लेन करने के लिए वो लोग उसके पहले जो 5 लाइन लिखे हैं, ये आपको भी समझा के एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा कि जीडीपी डायरेक्ट मेजर नहीं है जो इकोनॉमिक वेलफेयर का पता लगा पड़े कि आपके देश का इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है. जीडीपी से नहीं पता पड़ता है डायरेक्टली, इसके बहुत सारे अदर वेरियस रीजंस होते हैं, मेजर्स होते हैं पता करने का. सो जीडीपी डायरेक्ट नहीं है बट वन ऑफ द इनडायरेक्ट रीजंस है, मेजर्स है. तो यही चीज ये लोग बताना चाहे इतने सारे पैराग्राफ में. एंड लास्ट में दे हैव रिटन, देयरफॉर हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जीडीपी अगर बढ़ता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंडिकेट करता है हायर स्टैंडर्ड लिविंग, विच मीन्स हायर या प्रॉपर इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है हम लोग का. करेक्ट. सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नेशनल इनकम का सम है एक तो. ये तो आप ऑब्वियसली आप जैसा प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग पे ही आपको ये सम करने हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड. 2 मेथड से करने हैं. सो आउटपुट मेथड और इनकम मेथड से. आउटपुट मेथड से आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड. ये अलग कर लोगे. और नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड में आप क्या क्या लोगे, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. और ये एक चीज आपको पता पड़ जाएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि आप डिफरेंट मेथड्स यूज कर रहे हो पर निकाल नेशनल इनकम ही रहे हो. तो अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो समझ लीजिएगा आपने राइट किया है. सो दैट्स इट. यहाँ पे हम लोगों ने सारे आंसर्स डिस्कस कर लिए, सब कुछ हो गया हमारा. ये 2019 का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया हमने. 336 का पैटर्न, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ अच्छे से हो गया. एंड 2019 का पेपर यहाँ खत्म होता है. नेक्स्ट हम आने वाले हैं 2018 का पेपर को लेकर. आपको 2019 का पेपर अगर अच्छे से समझ में आया है तो आपको ये पूरा चीज, आपको अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है तो जरूर देखिए. पार्ट 1 में 20 मार्क्स को डिस्कस किया गया अच्छे से, कैसे लिखना है उसके आंसर्स को. और पार्ट 2 में मैंने डिटेल्स में बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर करके स्लोली आपको बताया है कि 336 मार्क्स के आंसर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके लिखना है. सो जरूर देखिएगा. जो दोनों पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड 2, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो जरूर देख लीजिएगा उसको. एंड दिस वाज द एंड, दैट इज पार्ट 3, जिससे हम लोग अपना 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर का क्लास खत्म करते हैं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टुमारो, आई एम गोइंग टू कम विद 2018 सॉल्व्ड पेपर. स्टे ट्यून्ड. अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर एक थम्स अप दीजिएगा. थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय.